Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum dear students. Welcome in lecture number 2 of chapter 12 of NBF Biology 11, and today we are going to discuss the structure and function of heart. अब जरा हम आते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ। इंटरनली अगर हम इसको यूं कट करके देखें तो आपको ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। देखिए, ये हमने हार्ट का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन यूं कट किया है। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, हार्ट का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट किया है, और इस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ हार्ट के अंदर हार्ट की वॉल को आप बड़ी आसानी से अब देख सकते हैं। हार्ट की वॉल आपको नजर आ रही है ये, और इसके अलावा हार्ट के चैम्बर्स भी अब बड़े क्लियर नजर आ रहे हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पर अब हार्ट वेल्व भी दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हम हार्ट की वॉल को एक्सप्लेन करते हैं। हार्ट वॉल, इसकी नेचर कैसी है। हार्ट वॉल बेसिकली 3 लेयर्स पर कंसिस्ट करती है, और वो 3 लेयर्स कौन कौन सी हैं? उनमें से एक है एपिकार्डियम, दूसरी लेयर कहलाती है मायोकार्डियम, और तीसरी लेयर को एंडोकार्डियम कहा जाता है। ठीक है भाई, तो हार्ट की वॉल चाहे वो किसी भी चैम्बर की वॉल हो, हमेशा ये 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होगी। एपिकार्डियम आउटर मोस्ट लेयर होगी, दिस इज आउटर मोस्ट लेयर, एंड दिस लेयर इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज की ये बनी हुई है। दूसरी तरफ मायोकार्डियम जो कि मिडल लेयर है, and this middle layer is made up of specialized muscles known as cardiac muscles. Middle layer is made up of cardiac muscles. Cardiac muscle एक स्पेशल टाइप है मसल्स की जो स्पेसिफिकली हार्ट की वॉल में ही मौजूद होते हैं। इसके अलावा और किसी जगह पर ये मसल्स मौजूद नहीं है बॉडी के अंदर। कार्डियक मसल्स की स्पेशलिटी ये है कि कार्डियक मसल्स फटीग रेजिस्टेंट मसल्स हैं। कार्डियक मसल्स आर मेड अप ऑफ ब्रांच सेल्स। अगर कार्डियक मसल्स के सेल्स को ऑब्जर्व किया जाए तो आपको कार्डियक मसल्स के सेल्स इस तरह से ब्रांचिंग सेल्स नजर आएंगे। जैसे ये एक सेल, ये दूसरा सेल आपको नजर आ रहा है, तो इस तरह से ये ब्रांचिंग सेल्स होते हैं, और एक सेल दूसरे से एक खास डिस्क लाइक स्ट्रक्चर के जरिए सेपरेट हो रहा होता है। दीज डिस्क्स आर कॉल्ड इंटरकलेटेड डिस्क्स। इनको इंटरकलेटेड डिस्क्स कहा जाता है। इंटरकलेटेड डिस्क्स, इन डिस्क्स के जरिए एक सेल दूसरे से सेपरेट हो रहा होता है। दीज सेल्स आर यूनिन्यूक्लिएटेड। आमतौर पर एक ही न्यूक्लियस हर एक सेल में मौजूद होगा, बट रेयरली दे हैव मोर देन 1 न्यूक्लियाई। इसके अलावा इन सेल्स की सरफेस के ऊपर आपको लाइट और डार्क बैंड्स का पैटर्न भी मिलेगा। लाइट और डार्क बैंड्स इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। ये लाइट और डार्क बैंड्स क्यों प्रेजेंट होते हैं, ये आप सेकेंड ईयर के कोर्स में जब स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि मसल्स के ऊपर ये लाइट और डार्क बैंड्स किस वजह से प्रेजेंट होते हैं। बहरहाल ये जो कार्डियक मसल सेल्स हैं, इनके ऊपर भी ये लाइट और डार्क बैंड्स का पैटर्न मौजूद है, और इसी पैटर्न की वजह से कार्डियक मसल्स को स्ट्राइएटेड या स्ट्रिप्ड मसल्स कहा जाता है। These cardiac muscles are defined as striated or stripped muscle. इनको striated muscles कहा जाता है, striated या stripped muscles कहा जाता है। ये striated या stripped किस वजह से कहलाते हैं? Because of the presence of light and dark bands. और मैंने आपको अभी बताया कि इन लाइट और डार्क बैंड्स की लॉजिक आपको सेकेंड ईयर के कोर्स में जाकर समझ में आएगी जब आप स्ट्रक्चर ऑफ मसल पढ़ेंगे कि मसल का स्ट्रक्चर इंटरनली कैसे होता है। तो हम यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर और मसल को इस वक्त डिस्कस नहीं कर रहे, आपको जस्ट यहाँ पर कार्डियक मसल्स के कुछ फीचर्स बता रहे हैं। तो ये स्ट्राइएटेड
या स्ट्रिप्ड मसल्स होते हैं, और इसके साथ साथ ये इनवॉलंटरी नेचर है, यानी ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते, दे आर इनवॉलंटरी मसल्स, ये खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे होते हैं, दे आर इनवॉलंटरी। जैसे हमारे स्केलेटल मसल, हमारी बोन्स को मूव करवाने वाले जो मसल्स हैं वो वॉलंटरी मसल्स हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड दे आर एक्चुअली इनवॉलंटरी मसल्स। So striated, stripped, involuntary muscles which are present in the wall of heart are cardiac muscle। ये cardiac muscle की तारीफ हो रही है। cardiac muscle की मैंने आपको एक और कैरेक्टरिस्टिक बताई कि ये fatigue resistant होते हैं, यानी थकते नहीं है, और जिस दिन ये मसल थक जाएंगे तो उस दिन हमारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। कार्डियक मसल्स हार्ट वॉल के अंदर सबसे ज्यादा मोटी लेयर फॉर्म कर रहे होते हैं, यानी जो आउटर मोस्ट लेयर आपने एपिकार्डियम अभी देखी वो भी थिन लेयर है, और इवन अभी ये जो एंडोकार्डियम है ये भी आपको बहुत ही थिन लेयर की फॉर्म में नजर आएगी। एंडोकार्डियम इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट वॉल, और ये इनर मोस्ट लेयर इट कंसिस्ट ऑफ या मेड अप ऑफ एंडोथीलियम। ये एंडोथीलियम पर मुश्तमिल है, और एंडोथीलियम आप जानते हैं कि ये एक बहुत ही थिन टिश्यू होता है। एंडोथीलियम इज वेरी थिन टिश्यू, सो इट कंसिस्ट ऑफ एंडोथीलियम, एंडोकार्डियम। ठीक है जी। तो हार्ट की वॉल में आपको हर जगह पर ये 3 लेयर्स मिलेंगी, लेकिन अभी आप जो हार्ट के अंदर मौजूद वेल्व्स देखेंगे, वेल्व्स जो हार्ट के मुख्तलिफ अपर्चर्स को कंट्रोल करते हैं, हार्ट वेल्व्स, उन वेल्व्स के अंदर, उन वेल्व्स के फ्लैप्स के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ एंडोकार्डियम को वहां पर ऑब्जर्व करेंगे, वहां पर ये तीनों लेयर्स नहीं होंगी। अदरवाइज बाकी एट्री और वेंट्रिकल की वॉल में आपको एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम तीनों लेयर्स मिलेंगी, जबकि दरमियान वाली मायोकार्डियम सबसे ज्यादा थिकन्ड लेयर होगी जिसमें कार्डियक मसल्स मौजूद हैं, और यही दरअसल हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अभी हम आने वाले टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे कि हार्ट के ये मसल किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, तो इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन आपको आगे चलकर अभी समझ में आएगी कि इवन वो ब्रेन के भी अंडर कंट्रोल नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स खुद से कर रहे होते हैं। तो ये बात हम आगे चलकर अभी मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। ये तो थी हार्ट की वॉल, उसका स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन किया। दूसरा एस्पेक्ट जो हमने हार्ट के अंदर डिस्कस करना है वो हार्ट के चैम्बर्स हैं। ये आपको हार्ट नजर आ रहा है, इसमें अब हमने हार्ट चैम्बर्स के बारे में बात करनी है। हार्ट के अंदर चैम्बर्स बने हुए हैं जिनके अंदर ब्लड कलेक्ट होता है और फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो उन हार्ट चैम्बर्स में से एक तरह के चैम्बर्स को कहा जाता है एट्रिया। 2 तरह के ये चैम्बर्स हैं, वन ऑफ देम आर नोन एज एट्रिया, प्लूरल वर्ड एट्रिया है और इसका सिंगुलर होता है एट्रियम। एट्रियम इज सिंगुलर वर्ड, समटाइम इसको आरिकल भी कहा जाता है। और फिर दूसरा जो दूसरे टाइप के चैम्बर्स हैं उन्हें कहा जाता है वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स, एट्रिया ये भी 2 हैं, लेफ्ट और राइट एट्रियम, एक लेफ्ट और दूसरा राइट। बिल्कुल इसी तरह से वेंट्रिकल्स भी 2 हैं, यानी लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एंड राइट। सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि एट्रिया और वेंट्रिकल्स में फर्क होता क्या है। एट्रिया किसको कहेंगे और वेंट्रिकल्स किसे कहेंगे? दरअसल एट्रिया ऐसे चैम्बर्स को कहा जाता है जो ब्लड को रिसीव करते हैं, जो ब्लड को कलेक्ट करते हैं, यानी एट्रिया को आप डिफाइन कर सकते हैं ब्लड कलेक्टिंग चैम्बर्स। दे आर ब्लड कलेक्टिंग चैम्बर्स, ये ब्लड को कलेक्ट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट बॉडी रीजन्स, दे कलेक्ट द ब्लड, सो दे आर ब्लड कलेक्टिंग चैम्बर्स। जब भी आपसे पूछा जाए ना कि व्हाट आर एट्रिया, तो आपने सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक उसकी यही बतानी है कि एट्रिया ब्लड कलेक्टिंग चैम्बर, बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी बाद में आएंगी। So what are atria? The blood receiving या blood collecting chamber. हार्ट में जिस चैम्बर के अंदर ब्लड रिसीव होगा फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, दे आर कॉल्ड आर्टरिया। Whereas ventricles, ventricles की पहली तारीफ यही बनेगी कि ventricles आर ब्लड डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स। इनके जरिए ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होता है, ब्लड डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स। इनके जरिए ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होगा टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी दूसरे लफ्जों में आप इनको ब्लड पंपिंग चैम्बर्स भी कह सकते हैं।
इनकी मजीद करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर हम डायग्राम के अंदर देखते हैं। ये देखिए आपको यहाँ पे जो डायग्राम दिखाई है, तो इसमें ये जैसे अभी मैंने आपको पॉइंट आउट किया था कि दिस वन इज राइट एट्रियम। राइट एट्रियम आप देख रहे हैं कि ये ब्लड कलेक्ट कर रहा है। इट कलेक्ट्स द ब्लड फ्रॉम अपर बॉडी रीजन। अपर बॉडी रीजन से ब्लड इसके अंदर कलेक्ट हो रहा है थ्रू सुपीरियर वेना केवा। ये जो आपको एक बड़ी वेसल नजर आ रही है, दिस वेसल इज नोन एज सुपीरियर वेना केवा। वेना केवा दरअसल एक बड़े साइज की वेन को कहा जाता है। जो सबसे बड़ी वेन है उसे वेना केवा कहते हैं। और ये दो तरह की वेन्स हैं, एक सुपीरियर जो अपर बॉडी रीजन से ब्लड को लेकर आ रही है, और दूसरी इंफीरियर वेना केवा दैट कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम लोअर बॉडी रीजन। तो आपको ये दोनों वेना केवी नजर आ रहे हैं। प्लूरल वर्ड होगा वेना केवी, सिंगुलर है वेना केवा और प्लूरल वेना केवी। दोनों सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवी अपना अपना ब्लड, यानी इंफीरियर वेना केवा फ्रॉम लोअर बॉडी रीजन और सुपीरियर वेना केवा फ्रॉम अपर बॉडी रीजन, ये दोनों अपना अपना ब्लड कलेक्ट कर देते हैं इनटू द राइट एट्रियम। एट द सेम टाइम जब ये राइट एट्रियम के अंदर ब्लड कलेक्ट हो रहा होता है, तो एट द सेम टाइम लेफ्ट एट्रियम के अंदर भी ब्लड कलेक्ट हो रहा होता है। दिस इज लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो ब्लड कलेक्ट हो रहा है वो लंग से आ रहा है। लंग से आने वाला ब्लड यहां पर कलेक्ट होगा। लंग से ये ब्लड कौन लेकर आ रहे हैं? टू पेयर ऑफ pulmonary veins collect the blood into the left atrium. ये दो पेयर pulmonary veins के नजर आ रहे हैं। This pair is left pulmonary vein और ये right pulmonary veins. Left pulmonary veins collect blood from the left lung और जबकि right pulmonary veins collect blood from right lung। और जाहिर है कि ये लंग से अगर ये ब्लड आ रहा है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, जबकि इससे पहले जो मैंने अभी आपको राइट एट्रियम के अंदर ब्लड की कलेक्शन बताई थी फ्रॉम अपर बॉडी रीजन एंड लोअर बॉडी रीजन, वो दरअसल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। लेकिन लंग से आने वाला ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा। तो आपने देखा कि जो लेफ्ट एट्रियम है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट कर रहे हैं और राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट कर रहा है। अच्छा, एट्रिया एज कंपेयर टू वेंट्रिकल दे आर थिन वॉल्ड चैम्बर्स। एट्रिया, इनकी वॉल की थिकनेस आपको वेंट्रिकल के मुकाबले में कम नजर आएगी। तो ये थिन वॉल होने की वजह से, सिंस दीज आर थिन वॉल्ड चैम्बर्स, तो जैसे जैसे ब्लड इनके अंदर कलेक्ट होता जाता है तो ये चैम्बर्स एक्सपैंड करते जाते हैं। जैसे आप एक बैलून के अंदर, बैलून को अगर आप किसी पानी के नल के नीचे रख के ऊपर से पानी खोल दें तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप पानी उस बैलून के अंदर डालते जाएंगे तो बैलून एक्सपैंड करता जाएगा। जैसे आपने पानी के नल के नीचे बैलून को इस तरह से यूं बांधा तो आप देखें पहले तो ये बैलून इस तरह से, लेकिन जैसे जैसे इसमें पानी फिल होना शुरू होगा तो आप देखेंगे कि बैलून इस तरह से यूं एक्सपैंड करना शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह से ये एट्रिया भी चूंकि थिन वॉल्ड होते हैं, जैसे जैसे ब्लड कलेक्ट होता रहेगा तो दोनों एट्रिया एक साथ ये एक्सपैंड होना शुरू हो जाएंगे, रिलैक्स करना शुरू हो जाएंगे। आपने ये इवेंट्स यहां पर याद है, इसकी फंक्शनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं स्ट्रक्चर के साथ साथ इसकी फंक्शनिंग के बारे में थोड़ा थोड़ा बयान कर रहा हूं, फंक्शनिंग को अलग से भी आपको मैं बताऊंगा। तो आपने ये फीचर याद रखना है कि बीइंग थिन वॉल्ड दीज एट्रिया बिगिन टू एक्सपैंड व्हेन दे कलेक्ट द ब्लड। ठीक है, जब ये ब्लड को कलेक्ट करते हैं तो ये एक्सपैंड होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन कब तक ये एक्सपैंड होते रहेंगे? जाहिर है आपको ये बताया था कि कोई चीज है जो इनको एक खास लिमिट तक एक्सपैंड होने देती है और उसके बाद ओवर एक्सपेंशन को प्रिवेंट कर देती है। याद करें कि वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो इनको ओवर एक्सपैंड होने से प्रिवेंट करेगा? वो है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम की वजह से ये खास हद तक एक्सपैंड कर पाएंगे, उससे ज्यादा ये फर्दर एक्सपैंड नहीं करेंगे। और जब ये फुली एक्सपैंड कर जाते हैं तो उसके बाद फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इनकी कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में ब्लड इन दोनों एट्रिया से निकलकर नीचे मौजूद वेंट्रिकल्स के अंदर दाखिल हो जाता है। वेंट्रिकल्स आप ये देख रहे हैं, वेंट्रिकल ये नीचे जो चैम्बर्स नजर आ रहे हैं इनको वेंट्रिकल्स कहा जा रहा है। वेंट्रिकल्स आर ब्लड
डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स, क्योंकि ये ब्लड यहां से एट्रिया से लेकर उसको फिर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले। वेंट्रिकल्स में ये आपको राइट वेंट्रिकल नजर आ रहा है, दिस इज राइट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल नजर आ रहा है। राइट वेंट्रिकल एज यूजुअल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा फ्रॉम राइट एट्रियम, क्योंकि दरमियान में यहां पर एक अपर्चर मौजूद है। हियर इज एन अपर्चर, जो यहां पे इस तरह से आपको दिखाया जा रहा है, यानी एक सुराख बना हुआ है। तो राइट एट्रियम का ये ब्लड इस अपर्चर से गुजरता हुआ राइट वेंट्रिकल में, और इसी तरह से एक अपर्चर आपको नजर आएगा। अपर्चर का मतलब होता है सुराख, ठीक है। तो इसी तरह से एक अपर्चर आपको मिलेगा बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर दाखिल हो जाता है। जिस तरह से ये एट्रिया दरमियान में पार्टीशन थे, यहां पर वो पार्टीशन अगरचे नजर नहीं आ रही, बहरहाल दोनों एट्रिया के दरमियान में एक वॉल होती है, उसको कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर भी वेंट्रिकल्स के दरमियान भी एक पार्टीशन मौजूद है, जो कि वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है। दिस पार्टीशन इज नोन एज इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। याद रहे ये इंट्रा वर्ड नहीं है, इंटर लिखना आपने, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। सो इस इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम की वजह से ये दोनों वेंट्रिकल्स दो हाफ्स में डिवाइडेड हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर लिया फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम, और राइट वेंट्रिकल ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट कर लिया फ्रॉम राइट एट्रियम। जब ये ब्लड यहां पर वेंट्रिकल्स के अंदर रिसीव होता है, तो वेंट्रिकल्स चूंकि थिक वॉल चैम्बर्स हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि दे आर हाईली थिक वॉल चैम्बर्स। अगरचे लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल की वॉल की थिकनेस में भी फर्क है। याद रखो कि लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल राइट वेंट्रिकल की वॉल से 3 टाइम्स थिकेंड है, इसकी वॉल 3 टाइम्स थिकेंड होगी देन राइट वेंट्रिकल वॉल, और ओवरऑल जाहिर एट्रिया से तो बहुत ज्यादा थिकेंड है, इवन राइट वेंट्रिकल से भी थिकेंड है। क्यों थिकेंड है, अभी इसका रीजन आगे चलकर आपको समझ में आ जाएगा। तो ये थिक वॉल चैम्बर्स हैं, लिहाजा जब ब्लड इनके अंदर रिसीव होगा तो ये एक्सपैंड नहीं करेंगे। ये बात याद रहनी चाहिए आपको आगे हार्ट की फंक्शनिंग समझने के लिए, कि जब इन दोनों एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड वेंट्रिकल में दाखिल होता है, तो अनलाइक एट्रिया ये वेंट्रिकल्स एक्सपैंड नहीं करते ब्लड रिसीव करने पर। ये बात जहन में बिठा लीजिए कि जब एट्रिया से ब्लड निकलकर वेंट्रिकल्स में आता है, तो ये दोनों वेंट्रिकल ब्लड रिसीव करके अपनी नॉर्मल पोजीशन में मेंटेन रहते हैं, ये एक्सपैंड नहीं करते। जबकि इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम जब ब्लड रिसीव कर रहे होते हैं, तो ब्लड रिसीव करने की वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड करते जाते हैं, क्योंकि ये थिन वॉल चैम्बर्स थे ना। मैंने आपको ये बैलून की एग्जांपल इसीलिए दी थी यहाँ पर, कि ये थिन वॉल होने की वजह से आहिस्ता से एक्सपैंड करते जा रहे थे। लेकिन वेंट्रिकल्स चूंकि थिक वॉल्ड है, ये ब्लड रिसीव करने पर एक्सपैंड नहीं करेंगे, अपनी नॉर्मल पोजीशन में मेंटेन रहेंगे। अच्छा, जब ये ब्लड यहाँ पर कलेक्ट हो जाता है, तो उसके बाद फिर ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और वेंट्रिकल से ब्लड इन 2 आर्टरीज में दाखिल हो जाता है। ये 2 आर्टरीज कौन सी हैं? उनमें से एक आर्टरी ये जो आपको नजर आ रही है, दिस इज नोन एज पल्मोनरी ट्रंक। ट्रंक ये एक बहुत बड़ी आर्टरी है, पल्मोनरी ट्रंक इसे कहा जाता है, जो कि आगे 2 हिस्सों में डिवाइड हो रही है, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, एंड ईच राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2। तो इस तरह से ये एक पेयर आपको लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी का बनता हुआ नजर आ रहा है, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, और दूसरा पेयर आपको ये राइट पल्मोनरी आर्टरी का बनता हुआ नजर आ रहा है। ये दोनों राइट पल्मोनरी आर्टरी है। याद कीजिए कि ये दोनों जो पेयर ऑफ आर्टरीज हैं, ये ब्लड को कहां लेकर जा रही हैं? इनके पास डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से एक अपर्चर के जरिए, यहां पर भी एक अपर्चर है, अपर्चर मीन सुराख,
ठीक है, अभी मैं वेल्व्स की तरफ आता हूं कि इन अपर्चर्स को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो यहां पर भी एक अपर्चर है, तो इस अपर्चर के जरिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक में दाखिल होता है और पल्मोनरी ट्रंक उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है टू द लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी आर्टरीज, और इस तरह से ये राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज राइट और लेफ्ट लंग्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाएंगी। दूसरी तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर मौजूद था, लेफ्ट वेंट्रिकल से अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड दाखिल होगा अयोर्टा के अंदर। दिस इज नोन एज अयोर्टा, ये अयोर्टा है। अयोर्टा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ओरिजिनेट होता है और फिर ये हार्ट के ऊपर से एक आर्च फॉर्म करता है, यानी एक यू टर्न बनाता है, ठीक है, एक आर्च फॉर्म करता है और ये आर्च लेफ्ट साइड पर बनती है। ये भी याद रखने वाली बात है, किसी जगह पर ये पॉइंट काम आएगा। याद रखो कि बर्ड्स के अंदर ये जो अयोर्टा है वो राइट साइड पर आर्च बनाता है, लेकिन मैमल्स के अंदर अयोर्टा लेफ्ट साइड पर आर्च बनाता है। तो आपने इसकी आर्च की डायरेक्शन याद रखनी है कि ह्यूमन हार्ट में जो अयोर्टा है वो वेंट्रिकल से राइट लेफ्ट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट होने के बाद वो कौन सी साइड पर आर्च फॉर्म करेगा, लेफ्ट साइड पर। और जिस जगह पर ये आर्च बनाता है वहां पर ये 3 आर्टरीज इसके ऊपर से ओरिजिनेट होती हैं। इन 3 आर्टरीज के नाम मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी हमने इन वेसल्स का रोल अलग से एक्सप्लेन करना है, तो उसके अंदर आपको ये पॉइंट आउट करते हैं कौन कौन सी हैं। बहरहाल आप देखिए कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड यूं हार्ट से निकलकर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में चला गया और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये लंग्स की तरफ चला गया। तो ये आपने एट्रिया और वेंट्रिकल्स की एक्टिविटीज देखी। अच्छा, तो ये एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बारे में आपने देख लिया, इनका स्ट्रक्चर किस तरह का है। अब आगे हम बात करते हैं हार्ट चैम्बर्स के बाद हार्ट वेल्व्स, हार्ट के अंदर मौजूद वेल्व्स के बारे में बताते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है। हार्ट वेल्व्स, हार्ट के अंदर 2 किस्म के वेल्व्स मौजूद हैं। इनमें से एक को कहा जाएगा एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स, एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स, और जबकि दूसरा जो ग्रुप है वेल्व्स का उन्हें सेमी ल्यूनर वेल्व्स कहा जाता है। सेमी ल्यूनर वेल्व्स, ये जो अभी मैं आपको अपर्चर्स का बता रहा था, उन अपर्चर्स को दरअसल ये वेल्व्स कंट्रोल करते हैं। एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स एंड द सेमील्यूनर वेल्व, दे कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू द अपर्चर्स ऑफ हार्ट। अपर्चर सुराख को कहते हैं, ठीक है। तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स की पोजीशन क्या होती है, ये कहां पर मौजूद होते हैं। एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स आर प्रेजेंट बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल, इस वजह से इनको एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स कहा जाता है। They are present between atria and ventricle। जबकि सेमिलुनर वेल्व की पोजीशन क्या होती है। सेमिलुनर वेल्व्स they are found at the base of aorta and pulmonary trunk। ठीक है भाई, सेमिलुनर वेल्व्स are found at the base of aorta and pulmonary trunk, जबकि atrioventricular valves are present between atria and ventricle। ये दोनों जो ग्रुप्स हैं वेल्व्स के, इनकी फर्दर 2 टाइप्स हैं। जैसे एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स में एक को आप कहेंगे लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व, लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व, और दूसरे को राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व कहा जाएगा। ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान मौजूद होगा, और जबकि ये राइट वाला राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान मौजूद होगा। इसी तरह से सेमिलुनर वेल्व, इसकी भी 2 टाइप्स हैं। इनमें से एक को कहा जाएगा aortic semilunar valve which is present at the base of aorta, and the other is known as pulmonary semilunar valve। और ये जो pulmonary semilunar valve होगा, it is present at the base of pulmonary trunk।
ठीक है, तो इनकी जो पोजीशन थी वो इनकी टाइप्स के ऊपर या इनकी लोकेशन के ऊपर ही डिपेंड कर रही थी। अच्छा, अब इनमें से देखिए कि सिवाय इस लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व के बाकी सारे के सारे वेल्व्स ट्राइकस्पिड हैं। ये वाहिद बाइकस्पिड वेल्व है, बाइकस्पिड वेल्व इसे कहा जाता है, बाइकस्पिड वेल्व, या इसको मिट्रल वेल्व भी कहते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज मिट्रल वेल्व। इसके अलावा बाकी जितने भी हैं, यानी ये राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व, अयोर्टिक और सेमिल्यूनर, ये जो पल्मोनरी सेमिल्यूनर वेल्व है, ये तीनों दरअसल ट्राइकस्पिड वेल्व्स हैं। क्या फर्क होता है बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड में, इसको जरा हम समझते हैं। देखिए, एक बाइकस्पिड वेल्व, यहां पर हम दोबारा डायग्राम में जाते हैं, ये आपको नजर आ रहा है, दिस वन इज राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व। इस राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व का अगर मैं आपको स्ट्रक्चर यहां से बड़ा करके दिखाऊं तो ये स्ट्रक्चर कुछ आपको यूं दिखाई देगा। जैसे हम इसको यहां से बड़ा करते हैं, ये यहां से इसको यूं बड़ा करके प्रोजेक्ट किया यहां पे, और आपको ये इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे करके दिखाई दे रहा है। देखिए, इसमें आप देखिए कि 3 फ्लैप्स बने हुए नजर आ रहे हैं। ये एक फ्लैप है, ये दूसरा फ्लैप है और ये तीसरा फ्लैप है। ये जो फ्लैप्स बने हुए ना, ये मेम्ब्रेनस फ्लैप्स होते हैं। दे आर एक्चुअली मेड अप ऑफ एंडोथीलियम, यानी वो जो एंडोकार्डियम होती है ना, अभी मैंने आपको हार्ट लेयर, हार्ट की वॉल का स्ट्रक्चर बताया था, उसमें इनर मोस्ट लेयर जिसे एंडोकार्डियम कहा जाता है, तो वो उस एंडोकार्डियम के या एंडोथीलियम के बने हुए ये फ्लैप्स हैं, या ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हैं। इनको फ्लैप्स भी कहा जाता है या इनको कस्प्स भी कहते हैं, फ्लैप्स या फिर इनको कस्प कहते हैं, कस्प। तो दीज फ्लैप्स और कस्प, उनके नंबर की बुनियाद पर हमने इनको नाम दिया है। अगर ये 3 हो तो ट्राइकस्पिड, अगर ये 2 हो तो बाइकस्पिड। जैसे बाइकस्पिड वेल्व सिर्फ ये एक ही है, दैट इज प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर यहां से हम इसको बड़ा करके दिखाते हैं तो ये आपको वेल्व इस तरह से कुछ दिखाई देगा। देखिए, इसमें यूं 2 फ्लैप्स पर मुश्तमिल ये वेल्व दिखाई देता है। 2 फ्लैप्स हैं यहां पर, बजाय 3 होने के देयर आर 2 फ्लैप्स दैट मेक दिस वेल्व। तो यहां पर 2 कस्प्स प्रेजेंट है, इस वजह से ये बाइकस्पिड है। दिस इज बाइकस्पिड वेल्व। और ये आपको ट्राइकस्पिड वेल्व का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ट्राइकस्पिड। हाँ जी, तो कितने बाइकस्पिड और कितने ट्राइकस्पिड वेल्व्स हैं? तो ओनली वन इज बाइकस्पिड वेल्व विच इज प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, और बाकी ट्राइकस्पिड हैं which are present between right atrium and right ventricle, that is right atrioventricular valve। इसके अलावा at the base of pulmonary trunk जिसे pulmonary semilunar valve कहा जाता है, and other is present at the base of aorta known as aortic semilunar valve। तो इस तरह से ये तीनों ट्राइकस्पिड इन नेचर है। आप देख रहे हैं कि इन वेल्व के जो फ्लैप्स हैं, जैसे आपको ये एक फ्लैप नजर आ रहा है, दिस इज द वेल्व फ्लैप, या इसको वेल्व कस्ट कहते हैं। तो ये वेल्व कस्ट, इसकी डायरेक्शन यू डाउनवर्ड है, द डायरेक्शन ऑफ द कस्ट इज डाउनवर्ड। और इस कस्ट के नीचे आपको कुछ कॉर्ड्स नजर आ रही हैं। ये आपको कॉर्ड्स यानी तारे नजर आ रही हैं, स्ट्रिंग्स नजर आ रहे हैं। दीज कॉर्ड्स आर एक्चुअली कॉल्ड एज कॉर्डी टेंडिनी। इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं कॉर्डी टेंडिनी। दीज आर एक्चुअली कॉर्डी टेंडिनी। तो ये कॉर्डी टेंडिनी क्या चीज है? कॉर्डी टेंडिनी आर एक्चुअली स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर कॉर्ड्स। और ये कॉर्डी टेंडिनी आर कनेक्टेड विद पेपिलरी मसल। आप देख रहे हैं ये एट द सरफेस, एट द बॉटम ऑफ द वेंट्रिकल, at the surface of the ventricle there are some pillar like structures. These pillar like structures are called papillary muscles. इन्हें क्या कहते हैं? Papillary muscles. So ये जो papillary muscles होते हैं ना, ये pillar like structures हैं, और इन pillar like structure से ये कॉर्डी टेंडिनी कनेक्टेड हैं, और दूसरी तरफ ये फ्लैप के नीचे कनेक्टेड होते हैं कॉर्डी टेंडिनी। दरअसल इन कॉर्डी टेंडिनी का
रोल क्या होता है यहाँ पर कि जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड ये ऊपर की जानिब मूव करने लगेगा, तो जैसे ही ब्लड ऊपर की जानिब मूव करने लगता है तो आप देख रहे हैं कि इस वेल्व के जो फ्लैप्स हैं ये अपवर्ड मूव करते हैं, लेकिन ये अपवर्ड मूव करते हुए ये खास लिमिट तक ऊपर जाते हैं और ऊपर जाकर ये आपस में यूं टकरा के यूं रुक जाते हैं और मजीद ऊपर की तरफ ये बेंड नहीं होते, यानी ये फ्लैप्स यहाँ पर आकर रुक जाएंगे, ये मजीद ऊपर की जानिब इस तरह से बेंड नहीं हो पाएंगे बिकॉज ऑफ द कॉर्डी टेंडनी। वरना ये इतना प्रेशर होता है ब्लड का, जब ये ब्लड ऊपर की जानिब मूव करने लगेगा ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, तो ऐसा मुमकिन है कि अगर ये कॉर्डी टेंडनी ना होते तो फ्लैप्स ऊपर की जानिब मूव कर जाते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड वापस एट्रियम की तरफ मूव कर जाता। इसे कहते हैं रीगर्जिटेशन, यानी वापस जहां से आया था ब्लड वापस उसकी तरफ मूव कर जाता, रीगर्ज कर जाता। जैसा कि ओल्ड एज के अंदर बाज हार्ट जहां पर ये वेल्व खराब हो जाते हैं उनके अंदर इस तरह का प्रॉब्लम आता है, रीगर्ज कर जाता है उनका ब्लड, वापस एट्रियम की तरफ जाता है। जी बेटा, ये दोबारा बता दें। जी बेटा, तो मैंने ये बताया कि कॉर्डी टेंडनी इनका रोल क्या है। कॉर्डी टेंडनी जो कि पेपिलरी मसल के साथ कनेक्टेड है और दूसरी तरफ इन फ्लैप्स के नीचे कनेक्टेड है। इन कॉर्डी टेंडनी का रोल ये होता है कि ये वेल्व को एक लिमिट तक ऊपर जाने देते हैं, उसके बाद इसको रोक देते हैं। वो कैसे कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ब्लड ऊपर की जानिब मूव करता है, यानी ऊपर की जानिब से मतलब है जैसे ये पल्मोनरी ट्रंक की तरफ जाने लगेगा, या फिर अगर ये राइट वेंट्रिकल या फिर ये अगर लेफ्ट वेंट्रिकल है तो अयोर्टा की जानिब जाने लगेगा, तो उस वक्त ब्लड का इतना प्रेशर होता है कि ये वेल्व का जो फ्लैप है ये अपवर्ड मूव करता है, लेकिन ये अपवर्ड मूव करके एक लिमिट तक आकर ये रुक जाता है, उसके ऊपर ये नहीं बेंड करता बिकॉज ऑफ कॉर्डी टेंडनी, क्योंकि कॉर्डी टेंडनी इनको यहाँ पे रोक देते हैं और इन वेल्व के टकराने से आवाज आती है। दैट साउंड इज कॉल्ड हार्ड साउंड। तो वो जो हार्ड साउंड है, दो साउंड्स होते हैं उसमें, एक हार्ड साउंड, वन हार्ड साउंड इज नोन एज लब साउंड, लब। तो ये लब साउंड दरअसल एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व के फ्लैप्स के टकराने से ये साउंड जनरेट होता है। ये दोनों एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व एक साथ बंद होंगे और एक साथ बंद होने से इनके फ्लैप्स जब आपस में टकराएंगे तो उनके टकराने से ये लब साउंड जनरेट होगा। तो आपने देखा कॉर्डी टेंडनी का रोल क्या था कि ये इस वेल्व अपरेटस को कंट्रोल कर रहे हैं, वरना अगर कॉर्डी टेंडनी खराब हो जाए तो वेल्व अपरेटस खराब हो जाता है, यानी हार्ट वेल्व खराब हो जाता है और उसको फिर रिप्लेस किया जाता है, जो कि आजकल अब पॉसिबल है। दूसरा, जी बेटा, और ये बच्चे का फ्लैप्स क्या है? बेटे आपको फ्लैप अभी मैंने आपको समझाया। फ्लैप दरअसल किसी मेम्ब्रेनस शीट को कहते हैं, मेम्ब्रेनस शीट, ठीक है। जैसे जैसे आप देखें, आपने किसी जगह पर किसी जैसे गिलास के ऊपर, मिसाल के ऊपर गिलास के ऊपर आप कोई कपड़ा रखें, ठीक है, कपड़े से वो गिलास को यूं ढांप दें, तो अब वो जो कपड़ा होगा ना वो एक किस्म का फ्लैप होगा, गिलास के ऊपर एक फ्लैप आपने लगा दिया। फ्लैप किसी भी पतली सी चीज को कहते हैं, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को कहा जाता है। तो ये जो वेल्व बना हुआ है ना, इसके अंदर यूं फ्लैप्स हैं, 3 फ्लैप्स या कस्प्स भी इन्हें कहा जाता है। अगर 3 हो तो ये ट्राइकस्पिड वेल्व कहलाएगा, 2 हो तो उसे बाइकस्पिड वेल्व कहा जाएगा, ठीक है। तो ये है फ्लैप्स। अच्छा, अब आप देखिए कि कॉर्डी टेंडनी का रोल क्लियर हो गया और हमें ये वेल्व का जो कंट्रोल है वो भी समझ में आ गया। तो मैंने आपको बताया कि 2 हार्ड साउंड जनरेट होते हैं, एक को कहते हैं लब साउंड जो कि एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व के फ्लैप्स के आपस में टकराने से जनरेट होता है, और दूसरा साउंड जनरेट होता है जब अगले ही लम्हे जब ये वेंट्रिकल से ब्लड निकल जाता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने की सूरत में ब्लड अयोर्टा और पल्मोनरी ट्रंक में चला जाएगा, तो अगले ही लम्हे जब ये वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं, तो जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं तो जो ब्लड यहां से पल्मोनरी ट्रंक में जा चुका होता है, पल्मोनरी ट्रंक में जा चुका होता है, वो वापस आने की कोशिश करता है, और इसी तरह से जो ब्लड अयोर्टा में जा चुका होता है वो यहां से वापस आने की कोशिश करता है। ये वापस बैक फ्लो कब होने लगेगा? जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे। असल में वेंट्रिकल के रिलैक्स होने से एक सक्शन क्रिएट होती है उस ब्लड के ऊपर जो कि हार्ट से यूं निकल जा चुका है। लेकिन चूंकि ये जो सेमील्यूनर वेल्व है, सेमील्यूनर वेल्व में एक पल्मोनरी सेमील्यूनर वेल्व और दूसरा अयोर्टिक,
इन दोनों के फ्लैप्स की डायरेक्शन अपवर्ड है, इस तरह ऊपर की तरफ ये फ्लैप्स हैं। तो ब्लड जैसे ही ऊपर से नीचे की तरफ आने लगेगा तो ये फ्लैप्स इस तरह क्लोज हो जाएंगे और ब्लड को वापस हार्ट के अंदर नहीं आने देंगे। तो इधर भी फ्लैप्स की मूवमेंट को दरअसल कॉडी टेंडनी कंट्रोल कर रहे होते हैं और यहां पर ये कॉडी टेंडनी दरअसल ये ऊपर की तरफ मौजूद होंगे। ठीक है, यहां पर ये कॉडी टेंडनी प्रेजेंट होंगे। ठीक है भाई, आपको ये हार्ट के वेल्व्स भी समझ में आ गए। तो हमने हार्ट के मुतालिक क्या कुछ डिस्कस कर लिया। सबसे पहले हमने हार्ट की वाल का स्ट्रक्चर डिस्कस किया है, उसके बाद फिर आपको हार्ट के चैम्बर्स एक्सप्लेन किए हैं, फिर हार्ट वेल्व्स एक्सप्लेन किए हैं। अब हम आखिर में एक्सप्लेन करते हैं द ब्लड वेसल्स एसोसिएटेड या अटैच विद हार्ट। ठीक है, हार्ट के साथ जो ब्लड वेसल्स अटैच्ड हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। ब्लड वेसल्स अटैच्ड या एसोसिएटेड विद हार्ट। तो हार्ट के साथ जो ब्लड वेसल्स एसोसिएटेड हैं उनमें कुछ आर्टरीज हैं और कुछ वेन्स हैं। ठीक है, इन ब्लड वेसल्स को दो हिस्सों में क्लासिफाई किया जा सकता है। इनमें से कुछ आर्टरीज होंगी और कुछ वेन्स होंगी। आर्टरीज एंड वेन्स। तो इन आर्टरीज और वेन्स का आपको रोल क्लियर होना चाहिए, इनके नेम्स पता होने चाहिए आपको। जैसे हम आर्टरीज में सबसे पहले अगर एनलिस्ट करें तो आर्टरीज में हम एनलिस्ट कर सकते हैं मिसाल के तौर पर जैसे अयोर्टा, ये एक आर्टरी है। पल्मोनरी ट्रंक भी आर्टरी है। अच्छा, आर्टरीज में तीन और आर्टरीज का भी यहाँ पे जिक्र किया जाएगा जो कि हार्ट के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड तो नहीं लेकिन वो अयोर्टा से ओरिजिनेट होती हैं। जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि अयोर्टा जिस जगह पर आर्च फॉर्म करता है वहां पर ये तीन आर्टरीज यहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं। तो इन तीनों के क्या नाम है, इनको भी हमने यहाँ पे इंक्लूड करना है। जैसे पहले हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। तो इसमें एक आर्टरी उसे कहते हैं ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक, दूसरी आर्टरी है लेफ्ट कैरोटिड और तीसरी है लेफ्ट सबक्लेवियन। तो ये तीन आर्टरीज आर्च के ऊपर मौजूद हैं, अयोर्टिक आर्च के ऊपर। इन तीनों का आपको रोल पता होना चाहिए। जैसे अयोर्टा, अयोर्टा कहां से ओरिजिनेट होता है और उसके बाद फिर ये कहां पर सप्लाई करता है, ये आपने यहां पे याद रखना है। जैसे अयोर्टा ओरिजिनेट्स फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल। चले मैं इनका रोल आपको डायग्राम के ऊपर एक्सप्लेन करता हूं। देखिए डायग्राम के ऊपर हम चलते हैं वापस। हाँ जी, तो इसमें आप देखिए अयोर्टा, अयोर्टा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड इट डिस्ट्रीब्यूट्स ब्लड ऑल ओवर द बॉडी। इसका रोल क्या बताया जाएगा, इट डिस्ट्रीब्यूट्स द ब्लड ऑल ओवर द बॉडी एक्सेप्ट लंग्स। ये बात भी यहाँ पे माइंड में रहे, कहीं लंग्स भी इसके अंदर ही आप शुमार कर दें। लंग्स के अलावा बाकी तमाम बॉडी रीजन्स को अयोर्टा के जरिए ब्लड की सप्लाई होनी है। ठीक है, तो अयोर्टा का ओरिजिन कहां से हो रहा है और इसका रोल क्या है ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद फिर दूसरा मैंने आपको बताया पल्मोनरी ट्रंक। तो पल्मोनरी ट्रंक ओरिजिनेट्स फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट होने के बाद पल्मोनरी ट्रंक डिस्ट्रीब्यूट्स ब्लड टू द लेफ्ट एंड राइट लंग्स थ्रू टू पेयर्स ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज। यहां पर लेफ्ट और राइट पल्मोनरी आर्टरीज ओरिजिनेट होती हैं फ्रॉम दिस पल्मोनरी ट्रंक और इनके जरिए ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होता है टूवर्ड्स लंग्स। ठीक है, तो आपने इसका ओरिजिन और फिर इसकी जो सप्लाई है वो देख ली कि किस ऑर्गन को ये सप्लाई कर रही है। फिर आपको मैंने बताया कि एओर्टिक आर्च के ऊपर तीन आर्टरीज हैं, उनमें से एक को ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक कहते हैं। दिस वन इज द ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक। ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक यहां से ये जब नेक रीजन में पहुंचता है तो उधर जाकर फिर ये डिवाइड करता है। अभी ये एक सिंगल ट्रंक होगा, सिंगल वेसल होगी, लेकिन आगे चलकर ये फिर डिवाइड कर जाएगा इनटू टू। लेकिन जहां तक ये सिंगल है उस हिस्से को ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक कहा जाएगा। दिस पार्ट इज ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक। ये पार्ट इसका ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक कहलाता है। ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक कहां पे सप्लाई कर रहा है, ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक ऊपर जाकर जब ये फर्दर डिवाइड करता है तो इसकी फर्दर डिवीजन से दो आर्टरीज बनती हैं। वन इज नोन एज राइट कैरोटिड, दिस वन इज राइट कैरोटिड आर्टरी जो कि हेड रीजन को सप्लाई करती है। राइट कैरोटिड, इट सप्लाइज द ब्लड टू द हेड, जबकि दिस वन इज राइट सबक्लेवियन जो राइट शोल्डर को ब्लड सप्लाई करती है, राइट साइड ऑफ द शोल्डर, राइट सबक्लेवियन।
इससे ना सिर्फ शोल्डर बल्कि आर्म के अंदर जाकर फर्दर इससे डिविजन्स होंगी। तो राइट सबक्लेवियन राइट साइड ऑफ आर्म को सप्लाई कर रही है, आप ये समझ लें। दूसरी तरफ ये जो आपको मजीद दो आर्टरीज बताई हैं, इनमें से दिस वन इज नोन एज लेफ्ट कैरोटिड, जो कि हेड को सप्लाई कर रही है। ठीक है, हेड को दो आर्टरी सप्लाई कर रही हैं, एक लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी और दूसरी राइट कैरोटिड आर्टरी। जबकि ये जो आपको नजर आ रही है दिस इज नोन एज लेफ्ट सबक्लेवियन। लेफ्ट सबक्लेवियन सप्लाइज द ब्लड टू द लेफ्ट आर्म, लेफ्ट शोल्डर और लेफ्ट आर्म को सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल लेफ्ट सबक्लेवियन है। तो ये तीन अयोर्टा से ओरिजिनेट होती हैं, अयोर्टा की आर्च से ओरिजिनेट होती हैं। अच्छा, यहां पर एक और आर्टरी का जिक्र नहीं हुआ जो कि इससे भी पहले, इन तीनों से भी पहले ओरिजिनेट होती हैं, और वो आर्टरी है अयोर्टा की बिल्कुल बेस, जहां पर अयोर्टा जैसे ही हार्ट से बाहर निकलता है तो वहां से ये आर्टरी निकलती है, और ये आर्टरी दरअसल हार्ट की वाल को सप्लाई करती है। इधर हार्ट की जो वाल है उसके अंदर भी ब्लड आगे सप्लाई होता है बाय मींस ऑफ एन आर्टरी नोन एज कोरोनरी आर्टरी। तो ये कोरोनरी आर्टरी का भी जिक्र होना चाहिए यहाँ पर। कोरोनरी, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कोरोनरी आर्टरी, it originates from the base of the aorta and it supplies the wall of heart। अब देखो कितनी बेबसी का आलम है हार्ट के लिए कि हार्ट के अंदर ब्लड मौजूद होता है, लेकिन हार्ट की वाल को, हार्ट के सेल्स को जो न्यूट्रिशन मिलती है वो इस ब्लड से नहीं मिलती जो कि यहाँ पर अंदर मौजूद है, बल्कि हार्ट को भी सप्लाई करने के लिए अलग से बंदोबस्त किया हुआ है। अयोर्टा से एक आर्टरी निकलती है जिसे कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, और ये आर्टरी आगे ब्रांच बनाना शुरू कर देती है और हार्ट की वाल के डिफरेंट हिस्सों में ये सप्लाई करती है। और इसी के अंदर अगर ब्लॉकेज हो जाए तो हार्ट के मसल्स को न्यूट्रिशन बंद हो जाती है, ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है और हार्ट मसल्स काम करना छोड़ देते हैं, जिसे हार्ट अटैक कहते हैं। तो वो हार्ट अटैक इसी की वजह से होता है, इसको भी इस वजह से याद रखना जरूरी है, आगे इसका रेफरेंस यूज करेंगे हम। ठीक है भाई, क्लियर हुई बात ये। तो ये थी आर्टरीज जो कि हार्ट के साथ एसोसिएटेड है। अब आइए देख लेते हैं हम कि हार्ट के साथ जो वेन्स एसोसिएटेड हैं वो कौन कौन सी हैं। तो उनको भी अगर हम लिस्ट करें उन वेन्स को, तो उन वेन्स में एक टू पेयर्स हैं, टू पेयर्स ऑफ, उन वेन्स में टू पेयर्स ऑफ पल्मोनरी वेन्स, टू पेयर्स ऑफ पल्मोनरी वेन्स, और इसके अलावा सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा एंड टू पेयर्स ऑफ पल्मोनरी वेन्स। इसके अलावा एक और भी वेन यहां पर मौजूद है, दैट इज नोन एज कार्डियक वेन, कार्डियक वेन। तो इस तरह से आपने ये चार वेन्स का यहां पे याद रखना है। नंबर 1 टू पेयर्स ऑफ पल्मोनरी वेन्स, नंबर 2 सुपीरियर वेना केवा, नंबर 3 इंफीरियर वेना केवा एंड नंबर 4 कार्डियक वेन। तो ये चार वेन्स हैं जो हार्ट के साथ एसोसिएटेड हैं। इनको भी हम दोबारा डायग्राम में चलते हैं, वहां पर देखते हैं कि किस जगह पर ये मौजूद है। अच्छा, इसमें आप देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ये वेना केवी, प्लूरल वर्ड है वेना केवी और सिंगुलर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा, इट कैरीज ब्लड फ्रॉम अपर बॉडी रीजन टू द हार्ट। ठीक है, ये हार्ट के अंदर ब्लड को कलेक्ट कर रहा है फ्रॉम अपर बॉडी रीजन, और जबकि इंफीरियर वेना केवा कलेक्ट्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम लोअर बॉडी रीजन, और दोनों का ब्लड राइट एट्रियम के अंदर कलेक्ट हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा ये इसी राइट एट्रियम के अंदर एक और यहाँ पर ओपनिंग प्रेजेंट होती है, और उस ओपनिंग के अंदर एक वेन ओपन हो रही होती है, उसे कहते हैं कार्डियक वेन। इसे कहते हैं कार्डियक साइनस। ये जो ओपनिंग है दिस इज कार्डियक साइनस चैनल, कार्डियक साइनस, कार्डियक साइनस। तो इस कार्डियक साइनस के अंदर कार्डियक वेन आकर गिरती है। कार्डियक वेन कहां से ब्लड लेकर आएगी? कार्डियक वेन दरअसल हार्ट की वाल में से ब्लड को कलेक्ट करती है। देखो, अभी मैंने आपको बताया कि हार्ट की वाल को जो ब्लड सप्लाई होगा वो कोरोनरी आर्टरी से होगा, लेकिन हार्ट की वाल से दोबारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड वापस कहां पर आएगा? तो वो वापस यहां पर राइट एट्रियम के अंदर आता है, और राइट एट्रियम में कार्डियक वेन उसको कलेक्ट करती है थ्रू एन ओपनिंग नोन एज कार्डियक साइनस। जी बेटा। सर, ये कार्डियक साइनस को कोरोनरी साइनस कह सकते हैं? असल में जी बिल्कुल कहा तो जा सकता है, क्योंकि कोरोनरी और कार्डियक दोनों वर्ड्स हार्ट के साथ एसोसिएटेड हैं, लेकिन इन जनरल जो रूटीन बनी हुई है, जो आमतौर पर यहाँ पर क्राइटेरिया है, वो यही है कि आर्टरी के लिए हम कोरोनरी वर्ड यूज कर रहे हैं, और इधर
वेन के लिए कार्डियक वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये एक स्टैंडर्ड सा बना हुआ है। बहरहाल अगर आप कह देते हैं तो कोई हर्ज नहीं है इसमें। अच्छा, उसके बाद आप देखिए कि 2 पेयर्स ऑफ पल्मोनरी वेन्स का आपको मैंने बताया कि ये दोनों पेयर पल्मोनरी वेन्स के लेफ्ट एट्रियम के अंदर ओपन होते हैं। यहां पर आपको ये जो लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स हैं इनकी तो ओपनिंग आपको नजर आ रही है कि ये लेफ्ट एट्रियम के अंदर ओपन हो रहे हैं, लेकिन जो यहां से राइट पल्मोनरी वेन्स आ रही हैं आपको ऐसा लग रहा है जैसे ये राइट एट्रियम के साथ कनेक्टेड है। तो ये ऐसा नहीं है, ये नजर का धोखा है। ये असल में अगर हार्ट को दूसरी साइड से देखेंगे तो वहां से आपको ये पल्मोनरी वेन्स जो राइट साइड से आ रही थी ये भी इसी लेफ्ट एट्रियम के अंदर कनेक्ट होती हुई नजर आएंगी। तो दोनों वेन्स के जरिए, दोनों पल्मोनरी वेन्स के जरिए, दोनों पेयर्स जो हैं पल्मोनरी वेन्स के, दोनों के जरिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये इस लेफ्ट एट्रियम के अंदर कलेक्ट हो जाता है। ओके, तो ये इस तरह से आपने ब्लड वेसल्स के बारे में भी देख लिया। अच्छा, अब आखिरी पॉइंट रह गया। आखिरी पॉइंट क्या है? हमने अब तक ये सारा स्ट्रक्चर डिस्कस किया है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अब जरा इसकी फंक्शनिंग को भी देख लें, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ हार्ट क्या है? फंक्शन देखो, हार्ट का काम क्या मैंने बताया था। अगर हम फंक्शन ऑफ हार्ट को एक्सप्लेन करें तो ब्लड को पंप करना, बिल्कुल। तो हार्ट का फंक्शन है ब्लड को पंप करना। अच्छा भाई, तो देखो फंक्शन ऑफ हार्ट जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो यहां पर आपने फंक्शन ऑफ हार्ट में हार्ट का रोल बताना है एज डबल पंप, ठीक है। ह्यूमन हार्ट वर्क एज डबल पंप, इट फंक्शन एज या वर्क्स एज डबल पंप। ये डबल पंप के तौर पर वर्क करता है। डबल पंप का मतलब ये बताया जाता है यहां पर, डबल पंप से यहां पर ये मुराद है कि ये डबल सर्किट हार्ट है। इसको मोर टेक्निकल वर्ड्स में डबल सर्किट हार्ट कहा जाएगा। डबल सर्किट हार्ट क्या मतलब हुआ डबल सर्किट हार्ट का? यानी ये 2 तरह की सर्कुलेशंस को कंट्रोल करता है। देखो मिसाल के तौर पर ये हार्ट है, सपोज करें दिस इज हार्ट, ये आपको यहां पे हार्ट दिखाया ऐसे करके, ठीक है। सपोज दिस इज हार्ट। अच्छा, ये हार्ट क्या कर रहा है? इस तरफ है लंग्स, हाँ जी। तो हार्ट यहां से, चलो हार्ट को हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, आपको ये नहीं, सपोज करें ये हार्ट है, दिस इज हार्ट, और ये लंग्स हैं, और ये बॉडी सिस्टम्स हैं, अदर बॉडी सिस्टम्स। तो ह्यूमन हार्ट क्या करता है? ह्यूमन हार्ट यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की तरफ भेजता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर वहां से ऑक्सीजनेट करने के बाद उनको वापस कलेक्ट कर लेता है। वहां से जब ऑक्सीजनेट हो जाएगा तो ये ब्लड वापस यहाँ पे आ जाएगा। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये बॉडी सिस्टम्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। वहां पर जब उनकी ऑक्सीजन लूज हो जाती है तो उसके बाद फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस वहां से हार्ट के अंदर कलेक्ट हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि ये 2 सर्कुलेशंस बन गई। एक सर्कुलेशन कौन सी है? एक सर्कुलेशन इसे कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन कौन सी होगी? द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिटवीन हार्ट एंड लंग्स, दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो हार्ट ने एक तो ये पल्मोनरी सर्कुलेशन को कंट्रोल करना है, और दूसरी तरफ ये वाली जो सर्कुलेशन आपको नजर आ रही है, दिस इज नोन एज सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन, तो दूसरी तरफ ये सिस्टमिक सर्कुलेशन को कंट्रोल करते हैं। व्हाट इज सिस्टमिक सर्कुलेशन? द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिटवीन हार्ट एंड अदर बॉडी सिस्टम। तो ये वाली सर्कुलेशन सिस्टमिक है और ये पल्मोनरी। तो आपने देखा कि 2 सर्किट बन रहे हैं ना। सर्किट कहते हैं क्लोज पाथ को। सर्किट का मतलब क्या होता है? सर्किट मींस क्लोज पाथ। तो यहां पर 2 क्लोज पाथ बन रहे हैं। कौन कौन से 2 क्लोज पाथ? एक हार्ट और लंग्स के दरमियान, इसे पल्मोनरी सर्किट कहेंगे, और दूसरा क्लोज पाथ बन रहा है बिटवीन हार्ट एंड अदर बॉडी सिस्टम, इसे कहते हैं सिस्टमिक सर्किट। तो चूंकि ये इन दोनों सर्किट्स को कंट्रोल कर रहा है, यानी दोनों सर्कुलेशंस को कंट्रोल कर रहा है, देयरफॉर ह्यूमन हार्ट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेटरी हार्ट या डबल सर्किट हार्ट या डबल पंप। तो हार्ट की फंक्शनिंग के अंदर दरअसल आपने ये एस्पेक्ट इसका एक्सप्लेन करना है। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture.
My contacts are shown on the screen. Thank you once again.